पिछले टर्न पे मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। तो कॉम्पटन के एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग में प्रकीर्णित एक्स किरणों में एक आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य के बराबर तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण तथा दूसरी आपतित एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण प्रेक्षित की गई। तरंग दैर्ध्य में यह परिवर्तन प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है और एक्सरे प्रकीर्णन में आपतित एक्सरे की तरंग दैर्ध्य से अधिक वेवलेंथ की प्रकीर्णित एक्सरे पाए जाने की घटना को हम कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। इस कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या अपन इस प्रकार कर सकते हैं। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया अपन ने इसमें, और एक्स किरण की ऊर्जा सूक्ष्म ऊर्जा पैकेट या क्वांटा, जिसे एक्स किरण फोटोन कहते हैं, में निहित माना गया। साथ ही प्रकीर्णक के इलेक्ट्रॉन से ये एक्स किरण फोटोन प्रकीर्णित होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर में अपनी ऊर्जा क्षय करता है। अतः प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम हो जाती है। अतः फोटोन की आवृत्ति कम हो जाएगी और प्रकीर्णित एक्सरे की तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें पूरा कॉम्पटन स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट समझाया हुआ है। इसमें आप डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इंसिडेंट फोटोन बताया हुआ है जिसकी ऊर्जा E1 = hν मानी है। उसका मोमेंटम hν/c हो जाएगा उसके हिसाब से। यहाँ सेंटर में अपन ने इलेक्ट्रॉन को स्थिर अवस्था में माना है यहाँ पर, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0 और एनर्जी उसकी E = mc² के बराबर होगी, उसकी रेस्ट मास एनर्जी। m0 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। यह माना कि प्रकीर्णित फोटोन इंसिडेंट फोटोन से 5 डिग्री के एंगल पर जाता है और उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। माना उसकी ऊर्जा E2 हो जाती है, वो किसके बराबर है hν' के बराबर मानी, तो उसका मोमेंटम P2 = कितना हो जाएगा hν'/c। फोटोन की ऊर्जा में जो कमी आती है वो अपनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन इससे ऊर्जा प्राप्त कर रिकॉइल हो जाता है और इंसिडेंट फोटोन की दिशा से θ डिग्री पर रिकॉइल हो जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का वेग v है, तो उसका संवेग कितना हो जाएगा P = mv और इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी E = mc²। m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिलेटिविस्टिक मास है, गतिशील अवस्था में उसका द्रव्यमान है। ठीक है। जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका मोमेंटम कितना है hν'/c, तो इस मोमेंटम का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा hν'/c cos φ, क्योंकि स्कैटर्ड फोटोन इंसिडेंट फोटोन की दिशा से फाई एंगल बना रहा है इसलिए। और इसका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यह y दिशा में इसका संवेग कितना होगा स्कैटरिंग के बाद hν'/c sin φ। इसी तरह से जो हमें रिकॉइल इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है इसका संवेग कितना है mv, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा mv cos θ और इस इलेक्ट्रॉन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा mv sin θ। अब ये सब टर्म्स मैंने आपको बताई है, इसको अपन कैलकुलेशन में काम में लेंगे। यहाँ पर ऊर्जा E1 = hν मानी है। संवेग P1 = hν/c का एक फोटोन विराम द्रव्यमान m0 शून्य संवेग तथा ऊर्जा m0c² के इलेक्ट्रॉन से टकराता है
और ये टक्कर क्या होती है? प्रत्यास्थ टक्कर होती है। टक्कर के पश्चात फोटोन आपतित फोटोन की दिशा से फाई कोण पर ऊर्जा एच म्यू डैश और संवेग एच म्यू डैश अपॉन सी के साथ प्रकीर्णित हो जाता है। ये मैंने आपको अभी डायग्राम समझाते टाइम बताया है। टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन ऊर्जा E इजिकल टू एम सी स्क्वायर एवं संवेग P इजिकल टू एम वी से थीटा डिग्री कोण से प्रतिक्षिप्त हो जाता है। तो यदि अपन ऊर्जा संवेग संरक्षण का नियम लगाएं, या पहले अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं, तो अपन क्या लिख सकते हैं? टक्कर के पहले कुल ऊर्जा और टक्कर के बाद कुल ऊर्जा। टक्कर के पहले कुल ऊर्जा कितनी होगी? एच म्यू प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, और टक्कर के बाद कुल ऊर्जा कितनी होगी? एच म्यू डैश प्लस एम इंटू सी स्क्वायर। एच म्यू और एच म्यू डैश किससे रिलेटेड है? फोटोन से। एम जीरो सी स्क्वायर और एम सी स्क्वायर किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन से। तो हमको एक इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, एम सी स्क्वायर इजिकल टू एच इंटू म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर इजिकल सी स्क्वायर। इसको मान लो आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब अपन इसके ऊपर संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं एक्स दिशा में, यानी कि टक्कर के पहले एक्स दिशा में कुल संवेग, टक्कर के बाद एक्स दिशा में कुल संवेग। एक्स दिशा में जो मोमेंटम जो फोटोन है या एक्स रे है उसका संवेग कितना है? एच म्यू अपॉन सी। इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग कितना है? इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है टक्कर से पहले, तो 0। और टक्कर के बाद फोटोन का मोमेंटम एक्स दिशा में एच म्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एम वी कॉस थीटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? एच म्यू अपॉन सी इजिकल टू एच म्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा। इससे अपन को क्या मिल गया? एम वी सी कॉस थीटा इजिकल टू एच म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाई। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह से वाई दिशा के अनुदिश संवेग संरक्षण का नियम लगाने से जो इंसिडेंट फोटोन है वो एक्स दिशा में आ रहा है, तो उसका संवेग वाई दिशा में कितना है? 0। और इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर से पहले 0 है, तो वाई दिशा में कुल संवेग कितना हो जाएगा? 0। तो टक्कर के बाद वाई दिशा में कुल संवेग के बराबर होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? 0 इजिकल टू एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाइव माइनस एम वी साइन थीटा। तो क्या आ गया आपके पास? एम वी सी साइन थीटा इजिकल टू एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश साइन फाइव। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को वर्क करके जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डैश कॉस फाइव। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 जो आपको दी हुई है उसका वर्क कर दें तो आपको इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो जाती है, और 5 में से इक्वेशन नंबर 4 को घटा दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस फाइव प्लस एम जीरो स्क्वायर सी 4 प्लस 2 एच एम जीरो सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 है। आपेक्षिकता के सिद्धांत से अपन जानते हैं एम इजिकल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम यहाँ पर कण का रिलेटिविस्टिक मास होता है और एम जीरो उसका विराम अवस्था में द्रव्यमान। तो एम इससे अपन क्या लिख सकते हैं? एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू एम जीरो स्क्वायर। ये वैल्यूज़ यदि आप इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? एम जीरो स्क्वायर सी 4 इजिकल टू माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस फाइव प्लस एम जीरो सी 4 प्लस 2 एच एम जीरो सी स्क्वायर इंटू म्यू माइनस म्यू डैश। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? लेमडा डैश माइनस लेमडा इजिकल टू एच अपॉन एम जीरो सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव। लेमडा डैश माइनस लेमडा को अपन डेल्टा लेमडा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको कॉम्पटन विस्थापन भी कहते हैं या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कह सकते हैं। इस इक्वेशन नंबर 7 में एक टर्म है एच अपॉन एम जीरो सी, इसको अपन कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। एच एम जीरो और सी इनके मान यदि अपन रखते हैं
जैसे h का मान 6.6 इंटू 10⁻34, m0 का मान 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है, लैम्डा c का मान 0.0242 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको अपन 0.242 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। कॉम्पटन विस्थापन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का मान इक्वेशन नंबर अपन 7 से कह सकते हैं कि ये किस पर निर्भर करता है, प्रकीर्णन कोण फाई पर। अब फाई का अलग अलग मान रखेंगे और डेल्टा लैम्डा का मान कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले यदि अपन फाई का मान यदि 180 डिग्री रखें और ये इक्वेशन नंबर 7 में रख दें, और कॉस 180 कितना होता है, -1, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0424 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त होगी। ये क्या है, जो कॉम्पटन विस्थापन है उसका अधिकतम मान है। इसी तरह से यदि फाई का मान अगर 0 रखते हैं तो डेल्टा लैम्डा का मान अपन को कितना मिलता है, 0 के बराबर। तो अपन इस स्थिति में अपन क्या कह सकते हैं, तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब लैम्डा डैश और लैम्डा डैश का जो अंतर है वो 0 है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अच्छा, एक चीज़ और, फाई का मान जब 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, फाई का मान 180 डिग्री कब होगा, जबकि जिस दिशा में फोटोन जा रहा है उसी दिशा में वापस लौट आए, तो उस समय पर कॉम्पटन विस्थापन क्या होगा, अधिकतम होगा। और फाई का मान 0 है, इसका मतलब क्या है, जिस दिशा में फोटोन जा रहा है उसी दिशा में सीधा निकल जाए, उस समय पे तरंग दैर्ध्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार प्रकीर्णित एक्स-रे में आपतित एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य के बराबर एवं उससे अधिक तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणें प्राप्त होती हैं। क्वांटम सिद्धांत से कॉम्पटन प्रभाव को समझा सकते हैं, जो कि अपन चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा संभव नहीं हुआ था। बस आज के लिए इतना ही।